2016 को पनामा की लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका ने पनामा पेपर्स की पहली किस्त जारी की तो मुल्की सियासत में हलचल मच गई। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक दस्तावेजात भी पनामा पेपर्स में शामिल थे। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, अलीम खान, जहांगीर तरीन, फैसल वाडा, ये सब नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया और गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने के बाद उन्होंने इस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बाद आज वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आखिर किस तरह से ये ब्लैक मनी अर्न की जाती है, और अगर हमने ब्लैक मनी अर्न कर भी लिया तो फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हम किस तरह से करेंगे, आखिर किस तरह से उस मनी को हम लीगल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि आखिर ब्लैक मनी अर्न किस तरह से की जाती है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि आखिर जो लोग ब्लैक मनी को कमा लेते हैं फिर उसको वो यूज किस तरह से करते हैं, अगर उसको लीगलाइज तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं, ब्लैक मनी अर्न किस तरह से की जाती है। देखें, ब्लैक मनी के दो तरीके होते हैं। या तो ब्लैक मनी उस मनी को कहते हैं जो आपने बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया, जिस तरह से ड्रग्स सेल करना, स्मगलिंग करना, या कोई भी काला धंधा करना, बंदूक का कारोबार करना, कुछ भी जो काम गैर कानूनी तरीके से किया जाता है वो करना और उस तरीके से पैसे कमाना, ये ब्लैक मनी आती है। या फिर पैसा जो है वो आपने कमाया लीगल तरीके से है, लेकिन जो टैक्स है उस कमाई हुई रकम पे, वो टैक्स बहुत ज़्यादा है, वो आप टैक्स पे नहीं करना चाहते। साफ ज़ाहिर है, आज हुकूमत के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े-बड़े रोड्स बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जो सारा का सारा पैसा हुकूमत के पास आता है, वो टैक्स की बेस पे आता है। अब टैक्स जो देती है वो अवाम देती है। अवाम अगर इतना ज़्यादा सारा पैसा कमाए जिस पर टैक्स भी ज़्यादा होने लग जाए, तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग टैक्स ज़्यादा नहीं देते और वो टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं। इसी टैक्स की चोरी करने को, पैसा जब लोग छुपा लेते हैं, तो उस तरह के पैसे को भी ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी, अब एक तो इल्लीगल तरीके से आपने पैसा कमाया, वो तो ठीक है, वो तो आपका पैसा जो है वो इल्लीगल में हो गया। दूसरे तरीके में लोग टैक्स की चोरी इस तरह से करते हैं कि मान लो आपकी एक परचून की दुकान है। अब परचून की दुकान जो है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है, उसमें आप गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड तो लोगों को की जा रही हैं, तो एक प्रोडक्ट जो है जो आप सेल कर रहे हो, मान लो उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो है 150 रुपए। अब अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 150 रुपए है, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की कीमत 150 भी हो सकती है, 150 करोड़ भी हो सकती है, 150 अरब भी हो सकती है। अब 150 रुपए का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर आपकी अपनी उसको बनाने की जो लागत आएगी वो भी आपकी लागत लगेगी, और आपकी प्रोडक्ट खरीदने की लागत के बाद जो आपको दूसरा सेल्स टैक्स, जिसे हम जो जीएसटी वगैरह भी कह सकते हैं, जो जीएसटी होगा वो भी आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट 150 रुपए का है, खरीदा वो आपने 120 रुपए का है, सेल वो आप 150 रुपए का कर रहे हो, और उसके ऊपर जीएसटी जो है वो मान लो 20 रुपए है। अब 20 रुपए जीएसटी और उसके बाद 130 रुपए या 120 रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीदा, वो ये जो चीजें हैं ये तो आपकी चली जाएंगी ना। सबसे पहले आपने पिछले अपने ट्रेडर जिससे आपने चीज खरीदी होगी उसको पैसे देने हैं, और उसके बाद आपने जो बाकी जो टैक्स है जो आपने हुकूमत को टैक्स देना है वो देना। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपका माल इतना ज्यादा कीमती है, इतना बड़े लेवल पे आप अपना कारोबार करते हो कि आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज करोड़ों अरबों में आपकी अगर सर्विसेज जाती हैं, तो आपको टैक्स देना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको टैक्स देना मुश्किल होगा तो फिर आप क्या करोगे कि आप लोगों से कहोगे कि आपको वो बैंक अकाउंट्स में पैसा को ट्रांसफर, आपके बैंक अकाउंट से आपकी ट्रांजैक्शंस ना करें। अब अगर कोई शख्स आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो कहता है कि आपको जो जितना भी जो पैसा है, जो काला धन है, आपको अगर आपकी दुकान से कुछ भी खरीदना, तो आपको सारा पैसा जो है वो आपको कैश में देना पड़ेगा। अगर पैसा कोई दुकानदार कैश में ले तो वहां पर बात समझ में आ जाती है कि ये जो कारोबार चल रहा है ये ब्लैक मनी से कारोबार चल रहा है। अब ब्लैक मनी से कारोबार चल रहा है, आपने कैश लिया, अगर कोई शख्स कैश लेता है तो फिर उसको जो गवर्नमेंट होती है वो उसको ठीक तरीके से ट्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक ऑफलाइन
और फिजिकल प्रोसेस होता है। अब आपके पास कैश भी आ गया, आपने सारा कुछ ब्लैक मनी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी जो ये पैसा जो कमाया गया है वो लीगल नहीं है। वो उसके ऊपर एफबीआर जो है या कोई भी किसी भी मुल्क की जो टैक्स अथॉराइज्ड कंपनी होती है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इस तरह से उसकी जो फेक बिलिंग्स जो होती हैं मार्केट में, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर जीएसटी है, तो आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, आप प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो, तो अगर आपसे टैक्स अथॉरिटी जो है वो अगर आपसे ये पूछे कि आप इस प्रोडक्ट का जीएसटी दो, तो जीएसटी आप अपनी फेक बिलिंग्स के ज़रिए से बताते हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो जीएसटी है वो पहले से पे किया हुआ है। तो जो टैक्स अथॉरिटी होगी वो उस कंपनी के पास जाएगी, कहेगी कि जीएसटी दो, और जीएसटी जो होगा वो कंपनी एक ऑफशोर कंपनी होगी। अब ऑफशोर कंपनी किसे कहते हैं? ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अंदर से खोखली होती है। अंदर से खोखली कंपनी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कागज़ों पर वो कंपनी चल रही होती है। अब वो ऑफ़शोर कंपनी एक कागज़ी कंपनी होती है, और मान लो वो कंपनी 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का वो बिल काट देती है। अब जो बिल जब कटता है तो फिर ऑफ़शोर कंपनी टैक्स अथॉरिटीज़ वाले जो होते हैं वो ऑफ़शोर कंपनीज़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने इतना बड़ा जो बिल काटा है, आप उनका जीएसटी दो। और आप हमें ये बताओ कि ये पैसा, इतना सारा जो पैसा है वो आपके पास आया किस तरह से है? यहाँ से पता लगता है टैक्स की चोरी होनी शुरू हो जाती है। अब बाद में ऑफशोर कंपनीज़, अगर कोई शख्स ढेर सारी ऑफशोर कंपनीज़ बना ले, किसी मुल्क में अगर 10 कंपनीज़ ऑफशोर कंपनीज़ बनाई जाती हैं, तो एक जो ए कंपनी होगी ऑफशोर जिसने 10 करोड़ का बिल काटा है, वो कहती है कि जी हमें इस कंपनी से बिल मिला। अब अगर जब टैक्स वाले जो होते हैं वो दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, तो पता लगता है कि ये भी एक ऑफशोर कंपनी है, और ये ऑफशोर कंपनी तीसरी कंपनी के अंडर है। तीसरी ऑफशोर कंपनी चौथी कंपनी के अंडर है, चौथी ऑफशोर कंपनी पांचवी कंपनी के अंडर है। इस तरह से एक चेन चलता जाता है, और जो एंड वाली जो ऑफशोर कंपनी होती है, पता लगता है कि ये ऑफशोर कंपनी तो किसी ना किसी दिहाड़ीदार मजदूर के नाम है। यहाँ से जब बात समझ में आती है, तो फिर यहाँ पे एक बात चलती है कि इतने करोड़ का स्कैम चल रहा है। अब अगर कंपनीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो इसका ये हिसाब होता है कि जो टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं, वो कंपनी को ज्यादा सारी कंपनीज को वो ठीक से ट्रेस नहीं कर पाती, और अगर इस कंपनी में बहुत सारे कंट्रीज भी आ जाते हैं, तो फिर इसको ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब नो टैक्स हेवन कंट्रीज भी काफी सारे होते हैं, जिस तरह से पनामा है, स्विट्जरलैंड है, सैमन है। इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ जो होते हैं, जो छोटे-छोटे आइलैंड्स जो होते हैं, जिनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी होती है, वो बाहर के मुल्क के क्रिमिनल्स के पैसे से ही चल रही होती है। अब अगर कोई शख्स इस तरह से करे कि अपना जो काला पैसा जो उसने कमाया हुआ है, उसको एक बाहर की किसी पनामा की कंपनी में वो अगर ट्रांसफ़र कर देता है थोड़ा-थोड़ा करके। अब ट्रांसफ़र थोड़ा-थोड़ा करके भी इस तरह से किया जाता है हवाला के ज़रिए। हवाला क्या होता है? हवाला एक प्रोसेस होता है, हवाला एजेंट्स, हर मुल्क में हवाला एजेंट्स बनाए जाते हैं। हवाला एजेंट इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में एक हवाला एजेंट है और पनामा में भी एक हवाला एजेंट है, तो ऑफ कोर्स अगर मैंने 10,000 करोड़ का मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने ब्लैक मनी से पैसा कमाया है, तो साफ ज़ाहिर है कि उसको उसका किसी न किसी कंट्री में लिंक भी होगा। अब अगर उसका किसी न किसी कंट्री में लिंक होगा, तो जो पनामा में जो हवाला एजेंट है, उसका भी किसी न किसी कंपनी में लिंक होगा। अब आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के हवाला एजेंट को जितना भी पैसा होगा वो आप उसको दोगे, और कहोगे कि मेरा पनामा में ये जानने वाला है और इस आदमी को इतने पैसे दे दो। इस तरह से क्या होता है, जो एक एजेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब किस्म की आपसे फ़ी चार्ज करता है, या वो अपना कुछ परसेंटेज प्रॉफ़िट चार्ज करता है, और वो जितना भी पैसा होता है, वो आपका पनामा में ट्रांसफ़र कर देता है। अब पनामा हो गया, साइमन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, टोटोला आइसलैंड्स हो गए। इस तरह के जो आइसलैंड्स होते हैं, इनमें जो टैक्स का जो होता है हिसाब-किताब, वो बहुत कम लेवल पर होता है, और इनकी जो इकोनॉमी होती है वो भी थोड़ी स्टेबल स्टेबल सी इकोनॉमी होती है। अब सारा पैसा जो है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। जब पैसा आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर ढेर सारी शेल कंपनीज़, जिन्हें हम ऑफशोर कंपनीज़ भी कहते हैं, वो कंपनीज़
10 से 12 कंपनीज़ अगर पनामा में जाती हैं, तो वो जो पैसा होगा वो उन कंपनीज़ में रोटेट करता जाएगा। मतलब सबसे पहले पैसा एक पनामा कंपनी में आया, उसके बाद पैसा दूसरी पनामा की ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया। ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो हो रही होती है और पैसा जो होता है वो साफ़ हो रहा होता है, पैसा लीगल मनी में कन्वर्ट हो रहा है। वो इस तरह से कन्वर्ट होता है कि पहले पैसा एक ऑफशोर कंपनी के नाम आया, फिर उस ऑफशोर कंपनी ने पनामा की दूसरी ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, फिर उस पनामा की दूसरी ऑफशोर कंपनी ने मान लो स्विट्जरलैंड की किसी ऑफशोर कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर दिया, स्विट्जरलैंड की एक ऑफशोर कंपनी ने दूसरी ऑफशोर कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ मुल्कों में पैसा जो होता है वो रोटेट करता रहता है, और रोटेट करने करने के बाद फाइनली पैसा आ जाता है उसी मुल्क में जहां से पैसा कमाया गया था। इस प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो प्रोसेस होता है इसमें कागजी कंपनियां चलती हैं, और अगर जो पैसा जो कमाया गया है वो पैसा जब आपके अपने मुल्क में आएगा तो उस पैसे से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उस पैसे से एसेट्स बनाए जाएंगे। अब जिस पैसे से एसेट्स बनाए जाते हैं और जिस पैसे को कंपनी जिस पैसे से खड़ी की जाती है या कंपनी कोई ना कोई रेडी की जाती है, तो वो सिर्फ आपको ही इस चीज का पता होता है जिसने क्यों पैसा ब्लैक मनी तरीके से कमाया होता है। सिर्फ उस शख्स को इस बात का पता होता है कि ये जो कंपनी तैयार की जा रही है ये कंपनी उसकी है। और इस तरह से कंपनी चलती रहती है, कंपनी चलती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का पता नहीं चलता कि ये कंपनी जिस पैसे से आ रही है वो पैसा भी गवर्नमेंट का अपना पैसा था और वो पैसा इस शख्स के नाम था। बेसिकली इनडायरेक्टली जो कंपनी उस मुल्क में चल रही होती है वो कंपनी उसी शख्स के नाम पर होती है, लेकिन इस चीज का किसी भी शख्स को पता नहीं होता। अब ये तो बात हो गई इस चीज की कि मुल्क में पैसा आ गया ऑफशोर कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग तरीके से, लेकिन जब कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में फंसता है तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो उसका सारा आगे वाला पीछे वाला सारा माल जो होता है वो गवर्नमेंट निकाल लेती है, लेकिन फंसता कोई कम ही लोग फंसते हैं। तकरीबन 100 में से 2 लोग कर लो, 3 लोग कर लो, इतने लोग गवर्नमेंट में फँस जाते हैं इस तरह के चक्करों में, बाकी कोई भी नहीं फँसता क्योंकि पैसा ऑफशोर कंपनीज़ में इतना ज़्यादा लग जाता है, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ में पैसा ट्रांसफ़र होता रहता है कि वो पैसा पता ही नहीं हो पाता, ट्रेस ही नहीं हुकूमत कर पाती कि पैसा किस तरह से आ जाता है। उसके बाद फिर टाइम की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ जो होते हैं स्विट्ज़रलैंड, पनामा वगैरह, ये दूसरे किसी मुल्क को अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करते किसी भी शख्स की कि इस शख्स का पैसा इस कंपनी में लगा, फिर इस शख्स का पैसा इस कंपनी में लगा। इस तरह से ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन जाता है। और अभी हम देख सकते हैं कि 2016 में जो नवाज शरीफ के जो पनामा पेपर्स लीक हुए थे उसमें भी पनामा पेपर्स में भी नवाज शरीफ के ऊपर केस ये लगाया गया था कि नवाज शरीफ की पनामा में ऑफशोर कंपनीज थी, शेल कंपनीज नवाज शरीफ की पनामा में निकली थी, और वो जो कंपनीज थी वो काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में ट्रांजैक्शंस कर रही थी। इस चीज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से नाअहल कर दिया था। ये तो एक थोड़ी पुरानी सी बात हो गई है, लेकिन पनामा का जो कॉन्सेप्ट था वो उस वक़्त से चलता आ रहा है, और ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये जर्नलिस्ट के हाथ लगना या किसी और दूसरी ऑथराइज्ड कंपनी के हाथ लगना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से कोई भी शख्स इस तरह से नहीं बच पाता। अब एक स्टेप तो हो गया कि पैसा कमाया गया और पैसा ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, और ऑफशोर कंपनी से दूसरी ऑफशोर कंपनी, तीसरी ऑफशोर कंपनी, इस तरह से पैसा लगता गया। सवाल ये है कि वो पैसा लीगलाइज़ तरीके से आपके हाथ में किस तरह से आएगा? वो लीगलाइज़ तरीके से पैसा आपके हाथ में इस तरह से आता है कि एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से अगर पैसा आया, पाकिस्तान से पनामा में वो पैसा गया, पनामा से वो पैसा स्विट्ज़रलैंड में गया, इस तरह से पैसा रोटेट करता हुआ एक वही ऑफशोर कंपनी, एक शेल कंपनी फिज़िकल तरीके से पाकिस्तान में एक कंपनी खोलेगी। वो फिज़िकल तरीके से पाकिस्तान में कंपनी खोलेगी, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म होगा कि ये जो कंपनी बनाई जा रही है, ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट से ये कंपनी बनाई जा रही है। जब वो फॉरेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी बनाई जा रही है, तो फिर वो कंपनी जो होती है, फिर हर कंपनी के शेयर्स होते हैं।
फिर वो जो कंपनी बनाई जा रही होती है, आपका उस कंपनी में शेयर्स आ जाता है, आप इनडायरेक्टली आप ही उसी कंपनी में हो। आपकी ही अपनी वो कंपनी है, लेकिन चूँकि आपको टैक्स ना देना पड़े, आपके पास ये कंपनी किस तरह से आई, सारा कुछ इस चीज़ के सवालों से बचने के लिए आपने एक कंपनी दूसरी कंपनी के नाम की हुई है और जो दूसरी कंपनी है वो आपके नाम है। तो बेसिकली इस तरह से इनडायरेक्टली आप ही कंपनी को रन कर रहे हो। इस तरह से अगर कंपनी को जब रन किया जाता है, तो फिर सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उसके सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर होते हैं, वो आप बन जाते हो और इस तरह से कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है या जितनी भी अर्निंग होती है, वो आपके नाम पर आती रहती है। अब इस तरह से पैसा आपके हाथ तो लगता रहता है, लेकिन चूँकि ये पैसा अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में अगर 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, इस तरह की जो अमाउंट होती है, इस तरह की अमाउंट में जो टैक्स देना होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो तरीका होता है, क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि कंपनी के आपके जितने भी एसेट्स हैं, जो आपकी जितनी भी दौलत है, आपकी अपनी जितनी भी अर्निंग है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कार है, सब कुछ जो होगा वो आप एक ऑफशोर कंपनी के नाम कर देते हो। मतलब इसमें समझने वाली ये बात होती है कि कंपनी आपकी है, आप कंपनी नहीं हो। मतलब कंपनी जो होगी वो कंपनी के नाम, अगर आप कंपनी के नाम अपना कोई भी एसेट कर दोगे तो फिर उस पर वो जो टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो उस पर टैक्स नहीं ले सकती, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो कंपनी के नाम है और जो कंपनी है वो तो चल ही नहीं रही है, वो तो कंपनी तो बंद हो चुकी है। तो इस तरह से जो टैक्स होता है वो बच जाता है। लेकिन अगर कोई भी एसेट आपके अपने नाम होगा, तो फिर उस पर जो टैक्स होगा वो देना पड़ेगा और टैक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज रकम में वो टैक्स होता है। इस तरह से वो लोग टैक्स नहीं देते। अब टैक्स से बचने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड आंसर में अगर मैं आपको बताऊँ, तो टैक्स बचने के लिए लोग इस तरह से करते हैं कि अपने जितने भी एसेट्स होते हैं, उनको वो एक किसी न किसी ऑफशोर कंपनी के नाम कर देते हैं। जब वो किसी न किसी ऑफशोर कंपनी के नाम अपने एसेट्स को करते हैं, तो फिर सारा का सारा जो एसेट होता है वो उस ऑफशोर कंपनी के नाम चला जाता है और उस उन एसेट्स को यूज आप कर रहे होते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली जो कंपनी होती है वो आपके नाम पर होती है। तो इस तरह से सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इस तरह से ब्लैक मनी अर्न की जाती है। इस तरह की जो एजुकेशन होती है उसको हम फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से जानते हैं और इस तरह की एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड करना एक सोचने समझने वाली बात होती है। ज़रा एक अजीब तरह का ये प्रोसेस होता है कि आप इस तरह की हिडन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप लोगों को किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो। और इस तरह की वीडियो को हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन की हद तक रखना चाहिए, ना कि हमें खुद इस चीज़ पर लग जाना चाहिए कि हम ब्लैक मनी अर्न करें और फिर ब्लैक मनी को हम मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से अपनी एक ऑफशोर कंपनीज़ बनाकर इस तरह से हम पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह